हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। हम सॉल्व कर रहे हैं 2020 के PYQs। 20 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, तो चलिए रेस्ट 20 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें कुछ रीजंस के नाम दिए गए हैं और उनको हमें उनके करेक्ट ग्रासलैंड से हमें करेक्ट मैच करने हैं। तो देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या वेल्स हैं? नहीं, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया में होते हैं डॉन। ओके, उस ग्रासलैंड को हम बोलते हैं डॉन। ओके, सो देखते हैं सेंट्रल एशिया में क्या स्टेप्स हैं। हाँ, सेंट्रल एशिया में जो ग्रासलैंड है उनको बोलते हैं स्टेप। ओके, साउथ अफ्रीका में क्या डॉन है? नहीं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया डॉन कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अफ्रीका में क्या है? वेल्ड। ओके, सो नॉर्थ अफ्रीका की ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? पेरेरीज बोलते हैं। सो कितने पेयर सही निकले हमारे? दो, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो सेकेंड इज आर ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द अप्रोचिंग सुनामी? जब सुनामी आती है पहला इंडिकेशन क्या होता है? ओके, ऑप्शंस देखते हैं पहले। ओके, अप्रोचिंग वाटर ऑन द कोस्टल रीजन, पानी आने लगता है कोस्टल रीजन में। नहीं, दिस इज नॉट आर ऑप्शन, ये इंडिकेटर नहीं है। ओके, फोर्थ देखते हैं, ह्यूज वेव्स विड्रॉइंग फ्रॉम द कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन से वेव्स विड्रॉ करती हैं। वेव्स कैसे विड्रॉ करेंगी? वो तो वेव से क्या आता है? सुनामी तो है वेव। ह्यूज वेव्स अप्रोचिंग, अगर अप्रोचिंग कर रहा है तो सुनामी अप्रोच हो रहा है। ओके, वेव्स अगर अप्रोच कर रही हैं तो वो सुनामी अप्रोच कर रही हैं। अल्टीमेटली सुनामी क्या है? एक लार्ज वेव है। ओके, फिर सेकंड देखते हैं, विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द कोस्टल एरिया। यस, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, जब सुनामी आती है फर्स्ट इंडिकेशन क्या है? जो कोस्टल रीजन का पानी वो पीछे की तरफ जाता है। वेयर डू वी फाइंड द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ? ओके, अब एक चीज समझिए। ओके, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, ये सही ऑप्शन है, गलत ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर बायोस्फीयर अगर आप देखो, बायो मतलब होता है लाइफ। ओके, सो बायोस्फीयर एक ऐसा फेयर होता है जिसमें आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन मिलता है। ओके, जहां पे आपको नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ मिलता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बायोस्फीयर। ओके, यहाँ पे पूछा गया कौन सा रिवर, ओके, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू पास करता है। इंडिया में कोल्ड डेजर्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? लद्दाख की बात हो रही है। लद्दाख में कौन सी रिवर पास करती है? इंडस। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, स्टेट्स के नाम दे रखे हैं हमें और उनके उस स्टेट में कौन सी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे हमें मैच करना है। ओके, तमिलनाडु में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? कालपक्कम। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। उत्तर प्रदेश में नरोरा। ओके, कर्नाटका में काइगा। ओके, सो विच इज आर ऑप्शन? एंड दैट इज थर्ड वन। ओके, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। बोला गया कि 1% फ्रेश वाटर ही हमारे पास है पूरे अर्थ में। ओके, और वही ह्यूमन यूज के लिए सही है। बिल्कुल, बाकी खारा पानी है और गंदा पानी है। तो ये ऑप्शन सही है। ओके, फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। ऑफ कोर्स, इसकी वजह से क्या है? फ्रेश वाटर बहुत प्रीशियस है, बट ये इसका नो रीजन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज right one, because both the options are correct, statements are correct, but B is not the explanation of first one. नेक्स्ट, मिल्पा, लदांग, रोका एंड चीरू। ओके, ये किससे एसोसिएट करते हैं? अब देखिए, ये तीनों तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से एसोसिएट करते हैं। ओके, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सेकेंड, और फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो सकता है। लेकिन चीरू क्या है? चीरू एक इंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम है। क्या है? तिब्बतन एंटीलोप है। सो हमारा दिस फर्स्ट इज आर ऑप्शन। नेक्स्ट, हुस कॉइन द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी? किसने कॉइन किया था ये टर्म? इट इज कॉइन बाय द जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लोकल मीडिया का मतलब क्या होता है? अब देखिए, अगर कोई स्टेट चलाएगा तो लोकल मीडिया नहीं है, अगर कोई नेशनल ग्रुप चलाएगा तो लोकल मीडिया नहीं है, अगर कोई इंटरनेशनल ग्रुप चलाएगा तो लोकल मीडिया नहीं है। लोकल मीडिया वो होती है जो कंट्रोल बाय द लोकल पीपल होता है, फॉर द लोकल, शोइंग द लोकल इश्यूज। सो थर्ड इज द ऑप्शन। ओके, अंडर द फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम में बोला गया है इनमें से किस सब्जेक्ट में, इनमें से कौन से मैटर में यूनियन गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है? अब हमारे देखिए, हमारे गवर्नमेंट में सिस्टम में लेवल में डिवाइडेड है। ओके, जो गवर्नमेंट 3 लेवल में डिवाइडेड है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ओके, बट पावर जो दी गई है यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड दी गई है, ताकि यूनियन और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। डिवाइड कर दिया गया, भाई आप इसमें बना सकते हो लॉ और आप इसमें बना सकते हो लॉ। बैंकिंग में क्या यूनियन बना सकता है? दैट इज अ स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, बना सकते हैं। कम्युनिकेशन में बना सकते हैं? बना सकते हैं। करेंसी में भी बना सकते हैं। तो कौन से मैटर में यूनियन गवर्नमेंट नहीं बना सकती? दैट इज पुलिस। ओके, क्योंकि यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस की क्या जरूरत है? पुलिस किसका मैटर है? स्टेट का। चलिए दूसरा देखते हैं।
अच्छा, जो मैंने जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन बताया था आपको, जो 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट डिवाइड है, ओके? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ओके? इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फेडरलिज्म। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। पुटिंग आउट सिस्टम, ये मतलब ये अरेंजमेंट क्या है? देखिए, इसका सिंपल सा मतलब समझिए। इसका मतलब है कि जो मर्चेंट है, ओके? मर्चेंट रॉ मटेरियल दे रहा है, ओके? यानी प्रोड्यूसर को, उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट ले रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कौन सा ऑन द फॉलोइंग रीजंस माइग्रेशन, जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, उनके माइग्रेशन का मेन कारण क्या है? ओके, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। उनको क्या कम पेमेंट मिलती है एज एग्रीकल्चर लेबर? हाँ, करेक्ट, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर। देखिए, एग्रीकल्चर ना थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है। हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, कल्टीवेशन का सीजन होता है, तभी ये एग्रीकल्चर लेबर्स के पास वर्क होता है। उसके अलावा वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ये भी सही है। एग्रीकल्चर लेबर डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन द अदर फील्ड। देखिए, लेबर हैं वो, एग्रीकल्चर लेबर है, तो कहाँ पे काम करेंगे? दूसरों के फील्ड पे काम करेंगे। ये भी सही ऑप्शन है। सम फैमिलीज थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेसेस एंड अदर एक्टिविटीज। ये तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं इसकी, हम तो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये रीजन है ही नहीं। ठीक है, तो कौन से सही, तीन सही रीजन है? बी, सी एंड डी। सेकेंड इज आर ऑप्शन। ओके। Who said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote? Okay, dash. Or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. ये किसने कहा था? देखिए, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, इसका आंसर है गांधी जी। Okay, new. The government has passed the law that make it mandatory for the organization that have more than dash women employees to provide the cash facility. देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको ये कैश वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, ओके? तो बस रिफ्रेश कर दिया गया। कैश मतलब होती है उसी फैसिलिटीज जहाँ पे वुमेन्स अपने बच्चों को रख सकती हैं, वर्किंग वुमेन्स अपने कम उम्र के बच्चों को रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेटरी है कि अगर उनके यहाँ पे सर्टेन नंबर से ज़्यादा वुमेन्स काम करती हैं, तो उनको रखना पड़ेगा, ओके? ये फैसिलिटीज अवेलेबल करानी पड़ेगी, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? थ्री, दैट इज, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 25 वुमेन्स से ज़्यादा काम करती हैं, तो उनको ये कैश फैसिलिटीज उस ऑर्गेनाइजेशन को रखनी पड़ेगी। ओके, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट? देखिए, वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, इसका जिक्र किसमें किया गया है? इसका जिक्र किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया है, फंडामेंटल राइट में नहीं किया गया है। ओके, प्रियम्बल में नहीं किया गया, सेवन शेड्यूल में नहीं किया गया, किस में किया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव दिया गया है सर्टेन प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग, किसको? स्टेट को, कि आप इससे पॉलिसीज बनाइए। कैसी पॉलिसी बनाइए? वेलफेयर रिलेटेड पॉलिसी बनाइए, लोगों की भलाई जिसमें हो। Twofold objective of fundamental rights according to the डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, चलिए इसका देखते हैं। ओके, एवरी सिटीजन मस्ट बी, अच्छा पहले क्वेश्चन समझिए, क्या दो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ओके? कि अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ओके, फंडामेंटल राइट्स के कौन से दो ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल कर रहे हैं ये ऑप्शंस में? ओके, एवरी स्टूडेंट मस्ट बी इन द पोजीशन टू क्लेम दोज राइट, ओके, सही है। इट मस्ट बी बाइंडेड अपॉन एवरी authority that got power to make law, वो भी, ये भी सही है। To serve as a guide to the independent Indian state, okay, to ensure the greater social and economic reforms। अच्छा, अब देखिए, अब ज़्यादातर क्या होता है, अब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिमिलर आंसर्स हैं, ओके? बट पहला है कि सबको पोजीशन सेम मिलना चाहिए जिसपे सबको राइट्स मिल सके, ओके? सेकंड, इट मस्ट बी बाइंडिंग, सब एक जो लॉ है सबके लिए इक्वल हो। फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं हम। फंडामेंटल राइट, ये ना, ये जो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट बी, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल, ओके? सो ये फीचर्स हैं वन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, द पावर ऑफ judiciary
to strike down the laws passed by the parliament if it considers that these are the violation of basic structure of the constitution। अच्छा, जुडिशरी के पास एक पावर होती है, किस चीज़ की क्या पावर होती है कि वो किसी लॉ को वॉइड एंड नल घोषित कर सके। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है और लोगों के हित में नहीं है तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? क्या इसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं? नहीं। ओरिजिनल जुडिक्शन कहते हैं? नहीं। ओके, क्या उसे कहते हैं अपीलेट जुडिक्शन? नहीं। क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि जुडिशरी उसको रिव्यू करती है उस लॉ को कि वो लोगों के लिए सही है कि नहीं है। अगर नहीं है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, मतलब उसे अब नहीं मान्यता दी जाएगी, भले ही उस पे प्रेसिडेंट के साइन क्यों ना हो। चलिए देखते हैं। और ये पावर अंडर द जुडिशियल रिव्यू ये दिया गया है जुडिशरी को। बताइए कितनी बड़ी पावर है। Why the prohibition of the employment of manual scavenger and their Rehabilitation Act come into the force in 1993? 1993 में मैनुअल स्कैवेंजर से रिलेटेड एक्ट क्यों पास हुआ? इसे हटा क्यों दिया गया? ओके, अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, द वर्कर ऑफ दिस सेक्टर एम्प्लॉयड इन द सब ह्यूमन कंडीशन। वो सब ह्यूमन, देखिए सबको एक तो डिग्निटी होती है ह्यूमन की, अगर वो एज अ मैनुअल स्कैवेंजर काम करें तो एक ह्यूमन डिग्निटी को हम उसे उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सब ह्यूमन कंडीशन है, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। हमें ऑप्शन की और जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ये जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कम इनटू इफेक्ट इन, कब आया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? ये आया था 2006 में। तो फोर्थ इज आर करेक्ट ऑप्शन। सो विद दिस वी हैव completed the PYQ of 2022. So for pedagogy, join Amit sir's class. It is available in the, Gyan Sutra 366 every day 9 p.m. Because pedagogy is very important aspects for the seated, very important part for any competitive teaching exam. So Gyan Sutra 366 we are providing free of course this course, so please go and join avail this opportunity. Thank you so much for joining.